कल से शुरू होगा इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि असम क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर आता है। अगर इस टेस्ट मैच की बात करें तो ये टेस्ट मैच मस्ट विन है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी 1-0 से पीछे है इस सीरीज में। और अगर इंडिया ये मैच हारती है, तो वो ये सीरीज भी 2-0 से हार जाएगी और एक बार फिर वो व्हाइट वॉश हो जाएगी, जैसा कि वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुई थी पिछले साल। इस मैच की बड़ी अपडेट की बात करें तो शुभमन गिल इज आउट ऑफ दिस मैच। उनको रिलीज कर दिया गया है स्क्वाड से। ये तो हम सब जानते हैं कि उनको नेक स्प्रेन हुआ था पिछले मैच में, जिस वजह से वो दोनों ही इनिंग्स में बैटिंग नहीं कर पाए थे। और उसके बाद वो कोलकाता के एक हॉस्पिटल में भी एडमिट थे, जहां पर उनका ट्रीटमेंट हुआ। और उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको 4 से 5 दिन का रेस्ट सजेस्ट किया था। बट आज जो बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज निकाली है, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे और शुभमन गिल को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मुंबई भेजा जाएगा। तो इसके लिए उन्हें स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। तो कल के शुरू होने वाले टेस्ट मैच में शुभमन गिल तो नहीं होंगे, जो कि मुझे लगता है कि सही भी है। अगर इंडियन क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स का भी अगर वर्कलोड मैनेजमेंट हो सकता है, तो वो गिल का भी हो सकता है। गिल कोई लोहे के नहीं बने हैं कि उनको तीनों फॉर्मेट खेलने ही खेलने हैं। मेरी नज़र में उन्हें 2 ही फॉर्मेट्स खेलने चाहिए, एक है टेस्ट क्रिकेट और दूसरा है उनको ओडीआई क्रिकेट। टी20s में इंडिया के पास इतने प्लेयर्स हैं कि अगर वो नहीं भी खेलेंगे, तो भी इंडिया अच्छा कर लेगी। इंडिया के पास अच्छे पूल ऑफ प्लेयर्स हैं और उससे भी ज़्यादा उन्हें रेस्ट मिलेगा। उन्हें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा, उनकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान है, वो कोई मशीन नहीं है जिससे जितना मर्जी काम करवाते रहो। जैसा कि अब मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि हार्दिक पांड्या को ओडीआई सीरीज में भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रेस्ट दिया जाएगा। चलो बुमराह को रेस्ट देंगे तो समझ भी आता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और उनकी एक बैक की इंजरी की हिस्ट्री रही है हमेशा से। तो अगर उन्हें रेस्ट दिया जाता है तो समझ भी आता है। बट हार्दिक पांड्या को रेस्ट क्यों चाहिए? आप 2 फॉर्मेट खेलते हैं, ओडीआई और टी20, और इंडिया कितनी ही ओडीआई खेलती है 1 साल के अंदर, जो आपको ओडीआई सीरीज से भी रेस्ट चाहिए। ऐसा आपने क्या अचीव कर लिया अपने करियर में कि आपको 2 फॉर्मेट खेलने हैं, लेकिन उसमें भी आप उस फॉर्मेट को प्रायोरिटाइज़ करोगे जिसका एक आईसीसी इवेंट आने वाला होगा। तो मुझे तो ये पॉलिसी नहीं समझ में आई। अगर हार्दिक पांड्या की इतनी फिटनेस भी नहीं है कि वो 2 फॉर्मेट्स खेल सकते हैं, तो फिर हमें एक दूसरे ऑलराउंडर को देख लेना चाहिए। इंडिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना तो खराब नहीं है कि उन्हें एक अच्छा ऑलराउंडर ना मिले, जो या तो बॉलिंग कर सकता हो या मतलब बॉलिंग में पेस या स्पिन कर सकता हो। इतनी खराब तो इंडियन क्रिकेट नहीं है कि उनको ना मिले। अगर यही उनका मयार है कि वो सिर्फ़ यही खेलेंगे कि जिस फ़ॉर्मेट में इंडिया का वर्ल्ड कप आने वाला है, उसी फ़ॉर्मेट को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, फिर हमें आगे देखना चाहिए। क्योंकि हार्दिक पांड्या को इनफ रेस्ट मिलता है। अगर आप इसी साल की बात करें, तो आईपीएल के बाद इंडिया की टीम इंग्लैंड गई थी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी खेलने। अब वो टेस्ट क्रिकेट तो खेलते नहीं हैं। तो सिंस जून 3 को आपका आईपीएल खत्म हुआ था और उसके बाद पूरा इंग्लैंड टूर चला 1 डेढ़ महीना। जून का आखिर से शुरू हुआ था, पूरा जुलाई का महीना और अगस्त के शुरू के 4 दिन, और उसके बाद सितंबर की स्टार्टिंग में एशिया कप आया था। तो हार्दिक पांड्या को अच्छा खासा 2 महीने का तो रेस्ट कम से कम मिला था। उसके बाद वो एशिया कप खेलने आए थे। बट एशिया कप में भी वो इंडिया की लास्ट ग्रुप गेम जो श्रीलंका के साथ थी, उसमें इंजर्ड हो गए थे। फाइनल में वो नहीं खेले तो उनकी जगह शिवम दुबे को गेंदबाजी करनी पड़ी थी। तो अगर आपकी इतनी फिटनेस भी नहीं है कि अगर आप एक फॉर्मेट नहीं खेलते टेस्ट क्रिकेट का, अगर आपको एक फॉर्मेट खेलने के लिए 2-2 महीने का रेस्ट मिलता है, उसके बाद भी अगर आपकी फिटनेस नहीं है तो फिर आप किसी काम के नहीं है। जो लिबर्टी आप चाहते हैं कि आपको उसी फॉर्मेट में खिलाया जाए जिस फॉर्मेट का वर्ल्ड कप हो, ये लिबर्टीज़ तो रोहित और विराट के पास भी अपने करियर के पीक पे भी नहीं थी। जब वो लोग पीक पर थे, जब कोहली कप्तान थे, तो वो तीनों फॉर्मेट खेलते थे। हाँ, ये ज़रूर होता था कि कोई हल्की टीम आती थी, जैसे कोई बांग्लादेश आ गई या कोई हल्की टीम आ गई, वहाँ वो लोग नहीं खेलते थे, क्योंकि वो स्टैट पैडर्स नहीं थे। तो वो किसी हल्की टीम के अगेंस्ट नहीं खेलते थे, लेकिन जो भी सीरीज़ आती थी वन आफ्टर द अदर, ये दोनों खेलते थे। और अगर उन्हें ये लिबर्टी मिली भी थी, तो उनको टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर्स मिली थी, जब उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया था।
अपने रन स्कोर कर लिए थे, अपनी टीम को उन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिए थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर उनको ये लिबर्टीज मिली थी कि वो पिक एंड चूज मैचेस या सीरीज खेल सकते हैं। बट आप तो अभी से चाहते हैं ये कि अगर T20 वर्ल्ड कप का साल है तो मैं T20 वर्ल्ड कप खेलूं, और ताकि मेरी फिटनेस बनी रहे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप कम खेलेंगे तो आपकी फिटनेस बनी रहेगी। तो अगर ऐसा ही होता तो फिर 3 जून के बाद जब IPL खत्म हुआ था, उसके बाद 10 सितंबर को इंडिया ने अपना पहला मैच खेला था एशिया कप में अगेंस्ट यूएई। आप तो एशिया कप भी पूरा नहीं खेल सके थे। आप तो श्रीलंका के अगेंस्ट जो ग्रुप गेम हुई थी उसी में इंजर्ड हो गए थे। तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि अगर आप कम फॉर्मेट खेलते हैं या कम मैचेस खेलते हैं तो आपकी फिटनेस बनी रहेगी। आपकी फिटनेस बनती है फिटनेस मेंटेन करने से, ना कि रेस्ट लेने से। खैर ये तो एक अलग टॉपिक की बात हो गई। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि शुभमन गिल तो नहीं होंगे और पंत उनकी जगह कप्तान होंगे। जैसा कि वो वाइस कप्तान है, तो अगर आप कप्तान अवेलेबल नहीं है तो कप्तानी वही करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने इंडिया की अब एक एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 रख देता हूँ, जो आइडियल वर्ल्ड में बननी चाहिए, नॉट व्हाट गौतम गंभीर विल थिंक। तो इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार होगी कि यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आपके ओपनर्स होंगे। ओपनिंग जोड़ी छेड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। नंबर 3 पर आप रखें साई सुदर्शन को। नंबर 4 पर रखें देवदत्त पाडेकल को। नंबर 5 पे रखें आप पंत को। नंबर 6 पे रखें आप जडेजा को। 7 पे रख लें आप वॉशिंगटन सुंदर को। अब आती है नंबर 8 की बारी, जिसमें आप नीतीश कुमार रेड्डी को डालेंगे, क्योंकि जो टीम में वापसी कर रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को पहले टेस्ट की टीम से रिलीज किया गया था इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए की सीरीज खेलने के लिए, क्योंकि शायद गंभीर को पहले ही मालूम था कि शायद हार्दिक अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने प्रैक्टिस के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को पहले टेस्ट के लिए रिलीज कर दिया था। अब नंबर 9 पे डिपेंड करता है कि अगर आपके कुलदीप यादव अवेलेबल हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि कुलदीप यादव की शादी और उन्होंने बीसीसीआई से छुट्टियों की रिक्वेस्ट डाली थी। अब ये नहीं पता कि वो अवेलेबल हैं या नहीं, या उनकी लीव्स ग्रांट हुई हैं कि नहीं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आएंगे आपके 9 पर अक्षर पटेल, 10 पर आएंगे आपके जसप्रीत बुमराह और 11 पर आएंगे मोहम्मद सिराज। तो ये आपकी इंडिया की प्लेइंग 11 होगी। अगर दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका के लिए भी एक इंजरी स्कैर है, और कगिसो रबाडा वो सेकंड टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं, और शायद रिमाइंडर ऑफ द टूर के लिए भी वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। तो साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 में मुझे तो कोई चेंज नजर नहीं आता, क्योंकि वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर बैट्समैन, ऑलराउंडर्स और प्रॉपर बॉलर्स की कोई कमी नहीं है। हालांकि उन्होंने भी लुंगी एंगेडी को एज अ कवर ऐड तो किया है इन प्लेस ऑफ रबाडा। तो ये देखना होगा कि वो कोई चेंज करते हैं कि नहीं। तो आइडियली जो साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 होनी चाहिए वो कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। ऊपर से ओपन करेंगे आपके डैन कर्टन और एडन मार्करम। नंबर 3 पर आएंगे आपके स्टब्स। नंबर 4 पर होंगे आपके टेम्बा बबूमा, उनके कप्तान। नंबर 5 पर होंगे टोनी। नंबर 6 पर आप कर लें उनके विकेट कीपर कायल वार्मर। नंबर 7 पर आप कर लें, अब ये आपकी चॉइस है कि आप मुल्डर को खिलाना चाहते हैं या फिर सुरेन मुत्तुस्वामी, जो कि उनके स्पिनर है। जो साउथ अफ्रीका की टीम दूसरा टेस्ट जीती थी पाकिस्तान में, उनका सबसे बड़ा उसमें हाथ था। उन्होंने रबाडा के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी, जिससे साउथ अफ्रीका को लीड मिली थी अगेंस्ट पाकिस्तान। तो क्या वो उनको डालते हैं? यही एक चेंज देखने वाला होगा कि मुल्डर की जगह मुत्तुस्वामी आएंगे या नहीं। उसके बाद आएंगे आपके कैब्रन बॉच, जिन्होंने पिछले मैच में बबूमा के साथ सेकंड इनिंग्स में जो पार्टनरशिप लगाई थी, वाइटल पार्टनरशिप 44 रन की, जिसकी वजह से इंडिया हार गई थी, वो होंगे। और फिर होंगे आपके मार्को येंसन और सिमरन हार्मर, जो उनके स्पिनर थे जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी विकेटें ली थी। तो ये होगी साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। अगर इस ग्राउंड की बात करें, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की, जो असम क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर आता है, तो ये एक रिलेटिवली नया ग्राउंड है। यहाँ पर कोई मैचेस नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि इन्होंने पिच कैसी बनाई है। मुझे नहीं लगता कि ये स्पिन पैराडाइज बनाएंगे, क्योंकि अब गंभीर की जो जॉब है एज अ टेस्ट कोच, वो अंडर द स्कैनर है। और अगर दूसरे मैच में भी हारती है टीम इंडिया और व्हाइट वॉश होती है, तो मुझे नहीं लगता फिर आगे बीसीसीआई उनको एटलीस्ट टेस्ट में कंटिन्यू करने देगी, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण इज अ वेरी गुड चॉइस टू बी द हेड कोच, अगर गंभीर को हटाया जाता है इस सीरीज के बाद तो, बेस्ड ऑन द रिजल्ट। तो ये देखना होगा कि इन्होंने कैसी पिच बनाई है। आई होप कि इन्होंने एक न्यूट्रल पिच बनाई होगी, जिसमें पेसर्स, स्पिनर्स और बैट्समैन के लिए भी सब कुछ हो। तो देखते हैं कि कल का मैच कैसा रहेगा। कल की जो प्लेइंग कंडीशंस हैं
उसमें भी चेंजेस हैं। ये मैच आधा घंटा पहले शुरू होगा। तो मैं आपको इसकी प्लेइंग कंडीशंस के बारे में बता देता हूँ। पहला सेशन होगा आपका 9 से 11, उसके बाद 11 बजे से लेकर 11:20 तक टी ब्रेक होगी, और ये टेस्ट क्रिकेट में पहली बार होगा कि लंच ब्रेक से पहले टी ब्रेक ली जाएगी। फिर 11:20 से 1:20 का सेकंड सेशन होगा। 1:20 से लेके 2 बजे तक लंच होगा, और लंच के बाद 2 से 4 का आखिरी सेशन होगा। आप आधा घंटा जो है वो प्ले एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपके 90 ओवर्स दिन में पूरे नहीं हुए तो। तो ये थी रिवाइज़ प्लेइंग कंडीशंस गुवाहाटी के लिए, जो कि पहले इश्यू हुई थी। तो देखना होगा कि कैसा रहेगा कल का मैच। ये पंत इसमें कप्तानी करेंगे, क्या आइडियल प्लेइंग 11 खेलेगी, या फिर गंभीर अपनी ही सोच चलाएँगे और ऑलराउंडर्स की ही टीम बनाएँगे? क्या साउथ अफ्रीका कोई चेंज करेगी? क्या वो लुंगी एंगीडी को अंदर लेकर आएगी, अपने ऑलराउंडर को बाहर बिठाकर, या फिर वो सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी? ये सब कल ही क्लियर होगा। तो कल मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक द channel. Don't forget to subscribe the channel, like and share the videos, and of course keep your feedback in the comment section. See you all tomorrow.